नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज के वीडियो में दो सच्ची कहानियां हैं। कहानियां शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की ये कहानी एक ऐसी त्रासदी की सच्ची दास्तान है जो एक परिवार को बिखेर कर रख देती है। ये कहानी 2023 की है, लेकिन इसकी शुरुआत 2008 से होती है, जब एक सामान्य परिवार की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। रामरज सिंह राजपूत, उनकी पत्नी और उनके 3 बेटों राजेश, सुरेंद्र और नरेंद्र के साथ हरदा की प्रताप कॉलोनी में रहते थे। ये परिवार मेहनत और सादगी के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। रामरज अपनी जूते चप्पल की दुकान चलाते थे और उनका बड़ा बेटा राजेश पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन एजेंट का काम करता था। लेकिन समय के साथ इस परिवार की खुशहाली एक ऐसी साजिश का शिकार हुई जिसने न केवल एक जिंदगी छीन ली, बल्कि पूरे परिवार को सदमे में डुबो दिया। रामरज सिंह राजपूत एक मेहनती और साधारण इंसान थे। उनकी जूते चप्पल की दुकान से परिवार का खर्च चलता था। उनका बड़ा बेटा राजेश भी मेहनतकश था और पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता था। परिवार में 3 बेटे थे, राजेश, सुरेंद्र और नरेंद्र। अप्रैल 2008 में राजेश की शादी हरदा के टिमरनी के पास लच्छोरा गांव की मनीषा राजपूत से हुई। शादी के बाद परिवार में खुशी का माहौल था। राजेश और मनीषा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1 साल बाद 10 अप्रैल 2009 को मनीषा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम प्रियांशी रखा गया। फिर 3 साल बाद 8 अक्टूबर 2012 को मनीषा ने एक बेटे को जन्म दिया। इस बीच राजेश के दोनों छोटे भाइयों सुरेंद्र और नरेंद्र की भी शादी हो गई। परिवार बढ़ रहा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। रामरज का परिवार एकजुट था। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, परिवार में छोटी मोटी बातों पर तनाव शुरू हुआ। खासकर मनीषा का व्यवहार बदलने लगा। वो अपने पति राजेश पर शक करने लगी कि उसका किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। इस शक की वजह से घर में झगड़े शुरू हो गए। मनीषा का गुस्सा न केवल राजेश तक सीमित था, बल्कि वो अपने देवरों और सास-ससुर से भी छोटी छोटी बातों पर उलझने लगी। उसका व्यवहार इतना आक्रामक हो गया कि वो सास-ससुर को भी भला बुरा कहने लगी। परिवार में तनाव बढ़ता गया और ये स्थिति सभी के लिए असहनीय होने लगी। 2016 तक परिवार में विवाद इतना बढ़ गया कि रामरज को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपना पुराना घर बेच दिया और तीनों भाइयों ने अलग अलग रहने का निर्णय लिया। राजेश ने गायत्री मंदिर के पास अपना नया घर बनाया, जहां वह अपनी पत्नी मनीषा, बच्चों और माता पिता के साथ रहने लगा। राजेश ने अपने पिता की जूते चप्पल की दुकान को छोड़कर घर पर ही एक किराने की दुकान शुरू कर दी। इस बदलाव से ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मनीषा का व्यवहार और बिगड़ता गया। वो अब सास-ससुर को भी परेशान करने लगी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि रामरज और उनकी पत्नी को मजबूरन अपने छोटे बेटे नरेंद्र के पास रहने के लिए जाना पड़ा। मनीषा ने अब किराने की दुकान का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया। वो खुद दुकान पर बैठने लगी। यहीं से कहानी ने एक नया और खतरनाक मोड़ लिया। दुकान पर मनीषा की मुलाकात छोटी हरदा में रहने वाले 26 साल के प्रकाश जाट से हुई। प्रकाश रोजाना दुकान पर आने लगा। मनीषा उस समय 28 साल की थी और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद वो कम उम्र की दिखती थी। उसकी खूबसूरती और बातचीत ने प्रकाश को आकर्षित किया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उनकी मुलाकातें अब निजी होने लगी। जब राजेश घर पर नहीं होता था, प्रकाश मनीषा के घर आने जाने लगा। जल्द ही दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। मनीषा और प्रकाश के रिश्ते की खबर धीरे धीरे राजेश तक पहुंची। ये जानकर वो टूट गया। उसने कई बार मनीषा को समझाने की कोशिश की कि वो इस रिश्ते को खत्म कर दे, ताकि परिवार और बच्चों का भविष्य बचा रहे।
लेकिन मनीषा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो प्रकाश के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि वो अपने पति और बच्चों को भी छोड़ने को तैयार थी। राजेश और मनीषा के बीच झगड़े अब रोज का हिस्सा बन गए। मनीषा ने राजेश से तलाक की मांग शुरू कर दी, लेकिन राजेश बच्चों के भविष्य को देखते हुए तलाक देने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि परिवार एकजुट रहे, लेकिन मनीषा और प्रकाश के लिए राजेश अब एक रुकावट बन चुका था। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। उन्होंने फैसला किया कि राजेश को रास्ते से हटाना ही एकमात्र रास्ता है। मनीषा और प्रकाश ने प्रकाश के 3 दोस्तों पवन, पप्पू और छोटू उर्फ ब्रिजेश को इस साजिश में शामिल किया। उन्होंने राजेश की हत्या की सुपारी दे दी। ये साजिश इतनी गुप्त थी कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अक्टूबर 2018 में हरदा में शारदीय नवरात्रि की धूम थी। 12 अक्टूबर की शाम को शहर में गरबा का बड़ा आयोजन था। उस दिन शाम करीब 7 बजे राजेश का भाई सुरेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को राजेश के घर छोड़कर गरबा देखने चला गया। कुछ देर बाद राजेश ने अपनी पत्नी मनीषा, बहन आरती और बच्चों को गरबा कार्यक्रम में छोड़ दिया और खुद घर लौट आया। रात करीब 9 बजे मनीषा ने सुरेंद्र को फोन किया और कहा, सुरेंद्र भैया, मुझे घर छोड़ दीजिए। राजेश का फोन आया है, उन्हें घर पर अच्छा नहीं लग रहा। सुरेंद्र ने अपने दोस्त सुरेंद्र चौहान के साथ मिलकर मनीषा को घर छोड़ दिया। घर पहुंचते ही मनीषा ने प्रकाश को फोन किया और हत्या की योजना पर काम शुरू कर दिया। रात करीब 11 बजे राजेश की बेटी प्रियांशी गरबा कार्यक्रम से अपने चाचा के साथ घर लौट आई। मनीषा ने उसे तुरंत ऊपर के कमरे में ले जाकर बैठा दिया ताकि वो कुछ न देख सके। रात 12 बजे प्रकाश अपने 3 दोस्तों पवन, पप्पू और छोटू के साथ राजेश के घर पहुंचा। मनीषा ने पहले से ही दरवाजा खुला रखा था। उसने अपने 6 साल के बेटे और 10 साल की बेटी को लेकर ऊपर के कमरे में चली गई। उस वक्त राजेश नीचे बैठा अपने रोज के कलेक्शन का हिसाब कर रहा था। प्रकाश और उसके साथियों ने घर में घुसते ही राजेश पर हमला कर दिया। उनके पास एक दराती थी जिससे उन्होंने राजेश का गला रेत दिया। राजेश कुछ देर तक तड़पता रहा और फिर वही दम तोड़ दिया। घर सुनसान जगह पर था और रात का समय होने की वजह से किसी को इस हत्याकांड की भनक नहीं लगी। ऊपर के कमरे में मौजूद बच्चों ने जब शोर और मारपीट की आवाजें सुनी तो प्रियांशी ने अपनी मां से कहा, मम्मी, नीचे चलो, कुछ गड़बड़ लग रही है। जब वे नीचे उतरे तो 10 साल की प्रियांशी ने साफ देखा कि प्रकाश जाट घर से बाहर निकल रहा था। 12 अक्टूबर 2018 की रात जब राजेश की हत्या हुई, उस समय हरदा में नवरात्रि की धूम थी, लेकिन राजेश के घर में एक भयानक त्रासदी घट चुकी थी। रात करीब 1 बजे मनीषा ने रोते बिलखते अपने देवर नरेंद्र और सुरेंद्र को फोन किया और कहा, जल्दी घर आ जाओ। 4 नकाबपोश बदमाशों ने राजेश की हत्या कर दी और भाग गए। ये सुनते ही दोनों भाई अपने परिवार के साथ राजेश के घर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर सभी सन्न रह गए। राजेश लहूलुहान हालत में औंधे मुंह पड़ा था। उसकी हालत देखकर उसके पिता रामरज वही बेहोश होकर गिर पड़े। सुरेंद्र तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया, जबकि नरेंद्र ने पुलिस को सूचना दी। हरदा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में ये एक लूटपाट का मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस को सबसे बड़ा सुराग तब मिला जब राजेश की 10 साल की बेटी प्रियांशी ने बताया कि उसने प्रकाश जाट को अपने पापा को पीटते हुए देखा था। प्रियांशी की गवाही ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। हरदा पुलिस ने मनीषा और प्रकाश के मोबाइल रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स की जांच शुरू की। इन रिकॉर्ड से यह साफ हो गया कि मनीषा और प्रकाश के बीच पिछले कुछ सालों से अवैध संबंध थे। पुलिस ने प्रकाश जाट को 20 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में प्रकाश ने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि मनीषा के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी के कहने पर उसने अपने 3 दोस्तों पवन, पप्पू और छोटू उर्फ ब्रिजेश के साथ मिलकर राजेश की हत्या की थी। प्रकाश ने पुलिस को हत्या में इस्तेमाल की गई दराती, खून से सने कपड़े और जूते की जगह भी बता दी, जहां से पुलिस ने ये सबूत बरामद कर लिए। इसके बाद पुलिस ने मनीषा को भी हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 6 नवंबर 2018 को पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल बाकी 3 आरोपियों गोलू शर्मा, पवनपुरी और ब्रिजेश उर्फ छोटू को इंदौर के पास मूसाखेड़ी से गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि इस हत्या की एक वजह मकान भी थी। मकान राजेश और मनीषा के नाम पर था और मनीषा उसका आधा हिस्सा लेकर प्रकाश के साथ रहना चाहती थी, लेकिन राजेश मकान बेचकर परिवार को कहीं और बसाने की योजना बना रहा था, जो मनीषा को मंजूर नहीं था। राजेश की हत्या और मनीषा के जेल जाने के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया। राजेश के दोनों बच्चे प्रियांशी और उसका छोटा भाई अपने दादा दादी के पास रहने लगे, लेकिन मनीषा ने जेल से ही बच्चों को बाल संरक्षण गृह भेजने के लिए आवेदन दे दिया। करीब 6 महीने तक बच्चे वहां रहे, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश से वे फिर से अपनी दादी के पास आ गए। इस पूरे घटनाक्रम ने रामरज सिन्हा को गहरे सदमे में डाल दिया। बेटे की हत्या और बहू की करतूतों का दर्द वे सहन नहीं कर पाए। करीब 6 महीने बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। राजेश के दोनों छोटे भाइयों सुरेंद्र और नरेंद्र ने इस केस को लड़ने का फैसला किया। उन्होंने हर तरह की धमकियों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। मार्च 2022 में मनीषा को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गई। 30 अगस्त 2022 को हरितालिका तीज के दिन मनीषा अचानक घर पहुंची और पूरे परिवार को धमकी देने लगी। इस घटना ने बच्चों को और आहत किया। प्रियांशी और उसके भाई ने अपनी मां से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया। वे न तो उससे बात करते हैं और न ही उसका चेहरा देखना चाहते हैं। इस मामले की जांच हरदा थाने के तत्कालीन प्रभारी सुभाष दरश्यामकर और एसआई ओपी यादव ने की। चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई और करीब 4 साल तक केस चला। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने 21 गवाह पेश किए। 19 मई 2023 को हरदा के विशेष सत्र न्यायालय ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में फैसला सुनाया। न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी ने मनीषा और प्रकाश जाट को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद प्रकाश को जबलपुर जेल भेज दिया गया, जबकि मनीषा हरदा की जिला जेल में बंद है। हालांकि 3 अन्य आरोपी गोलू शर्मा, पवनपुरी और ब्रिजेश उर्फ छोटू को कोर्ट ने बरी कर दिया, क्योंकि जांच में कुछ खामियां थी और अभियोजन उनका जुर्म शक से परे साबित नहीं कर पाया। जज ने अपने फैसले में साफ लिखा कि इन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। परिवार अब इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है। आज की दूसरी कहानी है कानपुर की। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक व्यस्त और ऐतिहासिक शहर है। कहानी है ज़ीशान हैदर की, जिसकी नृशंस हत्या ने न केवल उसके परिवार को झकझोर दिया, बल्कि पूरे मकबरा मोहल्ले को स्तब्ध कर दिया। ये कहानी 29 दिसंबर 2013 की है। ज़ीशान हैदर उन्नाव के सराय खुर्रम सफीपुर का निवासी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता डॉक्टर हसन असरी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे और ज़ीशान उनका सबसे छोटा बेटा था। ज़ीशान के 2 बड़े भाई इरफान और इमरान और 2 बड़ी बहनें थीं, जिनमें सबसे बड़ी अलीशा थी। अलीशा का विवाह कानपुर के ग्वालटोली निवासी एहसान नदवी से हुआ था। ज़ीशान बचपन से ही अपने पिता की क्लिनिक में उनकी मदद करता था। इस दौरान उसने चिकित्सा का बेसिक ज्ञान हासिल किया, जिसका उपयोग वह अपने परिवार और परिचितों की छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज में करता था। हालांकि ज़ीशान का मन डॉक्टरी पेशे में नहीं लगा। उसने झूलाछाप डॉक्टर बनने के बजाय इलेक्ट्रिशियन बनने का फैसला किया।
अपने पिता की क्लिनिक में काम करने के साथ साथ उसने बिजली का काम सीखा और इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की ठानी। लगभग 10 साल पहले जीशान ने बेहतर अवसरों की तलाश में कानपुर का रुख किया। वो अपनी बहन अलीशा और बहनोई एहसान के पास रहने लगा। कानपुर में उसका इलेक्ट्रिशियन का काम चल निकला और वो अच्छा पैसा कमाने लगा। कुछ समय बाद जीशान ने स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला किया। अलीशा और एहसान ने उसे अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जीशान अपनी आजादी चाहता था। अंततः अलीशा और एहसान ने उसे मकबरा मोहल्ले में उनके एक मकान की चौथी मंजिल पर रहने की अनुमति दे दी। इस मकान की पहली और दूसरी मंजिल पर किराएदार रहते थे। तीसरी मंजिल पर 2 छात्रों ने कमरे लिए थे और चौथी मंजिल पर जीशान अकेला रहता था। मकान की देखभाल और किराएदारों से किराया वसूलने की जिम्मेदारी भी जीशान ने ले ली। जीशान का जीवन अब व्यवस्थित था। वो रोजाना अपनी बहन अलीशा से मिलने उनके घर जाता था। उसका स्वभाव मिलनसार था और वो अपने परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध रखता था। लेकिन इस साधारण जीवन के पीछे एक ऐसी साजिश पनप रही थी जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। दिसंबर 2013 में अलीशा के बेटे शानू के पैर में चोट लग गई थी। उस समय अलीशा का पति एहसान किसी काम से अहमदाबाद गया हुआ था। शानू की चोट की ड्रेसिंग और इलाज की जिम्मेदारी अलीशा ने अपने छोटे भाई जीशान को सौंप दी। जीशान, जो अपने पिता की क्लिनिक में काम कर चुका था, को चिकित्सा का बुनियादी ज्ञान था। उसने शानू के घाव की मंग पट्टी शुरू की और पिछले 3 दिनों से रोजाना सुबह अलीशा के घर जाकर ये काम कर रहा था। जीशान के इलाज से शानू को काफी राहत मिल रही थी। उसने अलीशा को बताया कि 3-4 दिन और ड्रेसिंग करने से घाव पूरी तरह ठीक हो जाएगा। 29 दिसंबर 2013 की सुबह जीशान को शानू की ड्रेसिंग के लिए फिर से अलीशा के घर आना था। अलीशा सुबह से उसका इंतजार करती रही, लेकिन जीशान नहीं आया। उसका फोन भी बंद था। दोपहर बीत गई और जब शाम 5 बजे तक जीशान का कोई अतापता नहीं चला, तो अलीशा को चिंता होने लगी। उसने पड़ोस के एक युवक समीर को बुलाया और पूछा, मकबरा मोहल्ले में हमारा जो मकान है, उसे तुमने देखा है? वही जिसमें कुछ किराएदार रहते हैं और जीशान भी रहता है। समीर ने हामी भरी। अलीशा ने उसे जीशान का पता लगाने के लिए कहा, क्योंकि उसका फोन बंद था और वो सुबह से नहीं आया था। मकबरा मोहल्ला अलीशा के घर से ज्यादा दूर नहीं था। समीर चंद मिनटों में वहां पहुंच गया। वो पहले भी जीशान के मकान पर जा चुका था, इसलिए उसे जगह की पूरी जानकारी थी। मकान की पहली और दूसरी मंजिल पर किराएदार परिवार रहते थे। तीसरी मंजिल पर 2 छात्रों के कमरे थे और चौथी मंजिल पर जीशान अकेला रहता था। चौथी मंजिल पर जाने का रास्ता तीसरी मंजिल से होकर था, जहां एक लोहे का दरवाजा लगा था। जब समीर तीसरी मंजिल पर पहुंचा, तो उसने देखा कि चौथी मंजिल का दरवाजा बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था। यह देखकर समीर को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत वापस लौटकर अलीशा को यह जानकारी दी। दरवाजे पर ताला देखकर अलीशा का माथा ठनका। उसने मोहल्ले के 2 अन्य युवकों को बुलाया और अपनी चिंता उनके सामने रखी। उसने समीर और दोनों युवकों से अनुरोध किया कि वे तीसरी मंजिल का ताला तोड़कर चौथी मंजिल पर जाकर देखें कि आखिर माजरा क्या है। समीर की अगुवाई में तीनों युवक मकबरा मोहल्ले के मकान पर पहुंचे। उन्होंने तीसरी मंजिल का ताला तोड़ा और चौथी मंजिल पर जीशान के कमरे में दाखिल हुए। वहां का दृश्य देखकर तीनों के होश उड़ गए। जीशान की क्षतविक्षत लाश गोदाम जैसे कमरे में पड़ी थी। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे। चेहरा कुचला हुआ था और पेट में लोहे की सलाख घुसी हुई थी। तीनों युवक घबराए हुए नीचे आए और तुरंत अलीशा को फोन किया। बदहवास अलीशा मकबरा मोहल्ला पहुंची और अपने भाई की लाश देखकर बिखर गई। उसने तुरंत अपने मायके वालों को सूचित किया और थाना ग्वालटोली को खबर दी। इस खबर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया।
सूचना मिलते ही थाना ग्वालटोली के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद एसपी वेस्ट दिनेश कुमार पी भी मकबरा मोहल्ला पहुंच गए। पुलिस ने लाश का मुआयना किया और पाया कि जीशान की हत्या अत्यंत निर्ममता से की गई थी। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे, चेहरा विकृत कर दिया गया था और पेट में सलाख घुसी हुई थी। चूंकि जीशान एक स्थानीय नेता एहसान का साला था, इसलिए मौके पर उनके समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ में गुस्सा और आक्रोश था। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दिनेश कुमार ने बजरिया, कोहना और चमनगंज थानों की पुलिस को भी बुला लिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पंचनामा करने के बाद जीशान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हलेट अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने अलीशा और मकान के किराएदारों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि जीशान अविवाहित था और उसका किसी से कोई प्रेम प्रसंग या रंजिश नहीं थी। किराएदारों ने बताया कि उन्होंने कभी किसी युवती को जीशान के कमरे में आते जाते नहीं देखा। अलीशा ने भी यही कहा कि जीशान का किसी से कोई विवाद, लेन देन या संपत्ति का झगड़ा नहीं था। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस वापस लौट गई। जब जीशान की क्षतविक्षत लाश उसके कमरे में मिली तो ये साफ था कि यह हत्या किसी गहरी साजिश का नतीजा थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला था, लेकिन थाना ग्वालटोली के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ और एसपी वेस्ट दिनेश कुमार की अगुवाई में जांच ने जल्द ही नया मोड़ लिया। जीशान की हत्या की खबर मिलने के बाद रात 10 बजे उसके भाई इरफान और इमरान कुछ अन्य परिजनों के साथ थाना ग्वालटोली पहुंचे। उन्होंने थाना अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ से मुलाकात की और जीशान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इमरान की शिकायत पर धारा 302/201 आईपीसी के तहत मुकदमा इल्जाम नंबर 209/2013 दर्ज किया गया। इस मामले की जांच के लिए एसपी वेस्ट दिनेश कुमार ने मोहम्मद अशरफ के साथ साथ कर्नलगंज और बजरिया थानों के प्रभारियों और अपराध शाखा की टीम को भी लगाया। पुलिस को मौके से जीशान का मोबाइल फोन नहीं मिला था और उसका नंबर डायल करने पर वो बंद बता रहा था। मोहम्मद अशरफ ने अनुमान लगाया कि हत्यारे ने जीशान का फोन इसलिए ले लिया होगा क्योंकि उसमें कोई ऐसा सबूत हो सकता था जो उसकी गिरफ्तारी का कारण बन सकता था। पुलिस ने जीशान के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई और उनका अध्ययन शुरू किया। जांच में एक नंबर पर शक की सुई अटक गई। पिछले कुछ दिनों से उस नंबर से जीशान को लगातार कॉल्स आ रही थी और आखिरी कॉल भी उसी नंबर से की गई थी। जब अशरफ ने उस नंबर पर कॉल किया तो वो स्विच ऑफ मिला। ये बात उनके शक को और गहरा कर गई। मोबाइल कंपनी से जानकारी निकलवाने पर पता चला कि वो नंबर ठाणे, महाराष्ट्र का था और मोहम्मद उमर शाद के नाम पर रजिस्टर था। उसकी आईडी के मुताबिक उसका पता था रूम नंबर 103, साईनाथ अपार्टमेंट, पंचंबा, अंबावाड़ी, एमडी नगर, अचोर रोड, थाना नालासोपारा, ठाणे। पुलिस ने उमर से संपर्क किया और पता चला कि वह जीशान का दोस्त था। यह भी मालूम हुआ कि उमर मूल रूप से मऊ, उत्तर प्रदेश का निवासी था, लेकिन उसके पिता कई साल पहले रोजगार के लिए ठाणे चले गए थे और बाद में उमर भी वही शिफ्ट हो गया था। सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह थी कि उमर की शादी मकबरा मोहल्ले में रहने वाले अब्बास की बेटी रेनू, बदला हुआ नाम, से हुई थी। मोहम्मद अशरफ ने इस जानकारी के आधार पर केस की कड़ियां जोड़नी शुरू की। जीशान मकबरा मोहल्ले में अकेला रहता था और रेनू का मायका भी उसी मोहल्ले में था। अशरफ को शक हुआ कि कहीं जीशान और रेनू के बीच कोई प्रेम संबंध तो नहीं था, जिसकी वजह से उमर ने रंजिश में उसकी हत्या कर दी। इस संभावना को जांचने के लिए अशरफ ने रेनू के पिता अब्बास से पूछताछ की। अब्बास ने स्वीकार किया कि उमर और जीशान की दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 6 महीनों से उमर कानपुर नहीं आया था।
रेनू और जीशान के बीच किसी अवैध संबंध की कोई जानकारी अब्बास ने नहीं दी, लेकिन अशरफ संतुष्ट नहीं थे। उनकी छठी इंद्रिय कह रही थी कि कुछ न कुछ छुपा हुआ है। अशरफ ने उमर के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कराई। ये जानकारी चौंकाने वाली थी। घटना वाली रात 29 दिसंबर 2013 को उमर का फोन कानपुर के ग्वालटोली टावर क्षेत्र में एक्टिव था और सुबह वो स्विच ऑफ हो गया। ये अब्बास के दावे के ठीक उलट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उमर 6 महीने से कानपुर नहीं आया। ये साफ था कि उमर उस रात कानपुर में था। अशरफ ने अनुमान लगाया कि उमर गुप्त रूप से कानपुर आया, जीशान से मिला और उसकी हत्या करके थाने लौट गया। यह भी संभव था कि वो मऊ या किसी और जगह छिपा हो। अशरफ ने तुरंत एक पुलिस टीम थाने भेजी। 4 जनवरी 2014 को पुलिस ने उमर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और कानपुर लाया। थाना ग्वालटोली में पूछताछ के दौरान उमर ने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि उसका परिवार कई साल पहले मऊ से ठाणे शिफ्ट हो गया था। वो एक फैक्ट्री में साइकिल और अन्य सामान बनाने का काम करता था। 7 साल पहले उसकी शादी रेनू से हुई थी और शादी के बाद रेनू भी ठाणे में उसके साथ रहने लगी। उनके 2 बच्चे हुए। 2013 की शुरुआत में रेनू की तबीयत खराब हो गई। उसकी देखभाल और इलाज के लिए उमर ने उसे अपने छोटे भाई मुन्ना के साथ कानपुर भेज दिया ताकि वो अपने मायके में आराम कर सके। कानपुर में रहते हुए मुन्ना को गर्मी की वजह से पीठ पर लाल दाने और खुजली की समस्या हो गई। रेनू ने अपने पिता अब्बास को यह बताया और अब्बास ने जीशान को बुलाकर मुन्ना का इलाज करने को कहा। जीशान ने मुन्ना की जांच की और बताया कि ये एलर्जी और गर्मी का नतीजा है। उसने देसी जड़ी बूटियों से बनी दवा और एक लेप तैयार करने की बात कही। जीशान ने रेनू से कहा कि वो रोजाना उसके कमरे पर आकर ताजी दवा ले जाए। रेनू ने ऐसा ही किया। एक हफ्ते में मुन्ना पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को त्रासदी में बदल दिया। एक दिन जब रेनू जीशान के कमरे पर दवा लेने गई तो जीशान ने उसे पानी की बोतल दी जिसमें नशीली दवा मिली हुई थी। रेनू ने पानी पिया और बेहोश हो गई। जीशान ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी अश्लील वीडियो क्लिपिंग बना ली। होश आने पर रेनू को अपनी बर्बादी का एहसास हुआ, लेकिन जीशान ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर वो उसके बुलाने पर नहीं आई तो वो वीडियो क्लिप को सार्वजनिक कर देगा। मजबूरी में रेनू जीशान की मांगे मानती रही। मुन्ना ने एक दिन रेनू और जीशान को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और ये बात उमर को बता दी। उमर ने रेनू को ठाणे बुलाया, लेकिन उसने इलाज का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। उमर को शक हो गया कि रेनू और जीशान के बीच अवैध संबंध है। वो गुप्त रूप से कानपुर आया और रेनू की गतिविधियों पर नजर रखी। मोहल्ले की चायपान की दुकानों पर उसने सुना कि जीशान ने रेनू की अश्लील वीडियो बनाई थी, जिसे कई लोग देख चुके थे। उमर ने जीशान से दोस्ती की ताकि वो उसका मोबाइल हासिल कर सके और वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। उमर ने आखिरकार जीशान को सजा देने का फैसला किया। उसने 27 दिसंबर 2013 को ठाणे से कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ी। उसने जानबूझकर जनरल डिब्बे में यात्रा की ताकि कोई सबूत न छूटे। 29 दिसंबर को दोपहर 1 बजे वो कानपुर सेंट्रल पहुंचा और घंटा घर के पास एक सस्ते होटल में ठहरा। उसने जीशान से फोन पर बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कानपुर में है। रात 10:08 बजे उमर जीशान के कमरे पर पहुंचा। जीशान उसे देखकर चौंका, लेकिन उमर ने बहाना बनाया कि वो ससुराल नहीं गया क्योंकि सर्दी की वजह से सभी सो रहे होंगे। उमर ने अपना बैग टेबल पर रखा, जिसमें उसने 2 लोहे की सलाखें छिपा रखी थी। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर जीशान सो गया। जब उमर को यकीन हो गया कि जीशान गहरी नींद में है, उसने बैग से सलाख निकाली और जीशान के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। जीशान की चीख भी नहीं निकली। उमर ने उसके पुरुषांगों,
आंख और चेहरे पर भी हमला किया। अंत में उसने जीशान के पेट में सलाख घुसेड़ दी। हत्या के बाद उमर ने अपने कपड़ों पर लगा खून साफ किया, जीशान का मोबाइल लिया और तीसरी मंजिल के दरवाजे पर ताला लगाकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रास्ते में उसने जीशान का मोबाइल और अपना सिम तोड़कर एक नदी में फेंक दिया। 4 जनवरी 2014 को कानपुर पुलिस ने उमर को ठाणे से गिरफ्तार किया। 6 जनवरी को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उमर ने अपने अपराध को कबूल कर लिया और बताया कि उसने जीशान की हत्या रेनू के साथ उसके अवैध संबंधों और ब्लैकमेलिंग के कारण की थी। निष्कर्ष: जीशान हैदर हत्याकांड एक ऐसी कहानी है जो विश्वासघात और बदले की भावना से शुरू होकर एक परिवार की तबाही पर खत्म हुई। जीशान की गलतियों ने न केवल उसकी जिंदगी छीनी, बल्कि रेनू और उमर के जीवन को भी बर्बाद कर दिया। अलीशा और उसके परिवार के लिए यह हादसा एक ऐसा सदमा था जिससे उबरना आसान नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि छल और लालच का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।